नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर दोनों नेताओं के बीच खास तौर पर चर्चा हुई है और रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरे सुझाव पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने दोहराई। तो ये बातचीत दोनों वैश्विक नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये बातचीत हुई है टेलीफोन पर। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर, साथ ही जो इस समय का एकदम बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की जो हालिया यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी। आपको याद होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो यूक्रेन में उनकी एक दिन की यात्रा थी, उसके बारे में भी अभी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर बात हुई है। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा दोनों देशों के बीच, यानी भारत और रूस के बीच। तो भारत और रूस दोनों देशों के बीच ये बड़ी बातचीत, टेलीफोन लाइन पर यह बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में खुद जानकारी दी है। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ये खास बातचीत हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, और ये जो खबर है ये इसी समय अब से कुछ ही देर पहले ये बड़ी खबर आई है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में खास तौर पर उनसे चर्चा हुई थी कि कैसे इस संघर्ष को रोका जाए, दोनों देशों के बीच इस संघर्ष को। और हाल के दिनों में जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये संघर्ष और बढ़ गया है दोनों देशों के बीच, क्योंकि हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक किए थे और इससे पहले यूक्रेन की सेना ने रूस के कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन उसके बाद से रूस ने मिसाइल अटैक बढ़ा दिया है यूक्रेन के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन से निकले, कीव से निकले, तो उसके बाद फिर यह संघर्ष थोड़ा और बढ़ गया और उसके बाद रूस के हमले भी बढ़ गए राजधानी कीव पर भी। तो ये संघर्ष इस समय और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास उम्मीद है कि इस बारे में वो बातचीत कर सकते हैं और मामले को सुलझाने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करके बताया है कि आज राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरे सुझाव पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, ऐसा प्रधानमंत्री ने ऐसी जानकारी दी है। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जानकारी दी है। और अब इस वक्त में बारी आ गई है हेडलाइंस की। तो ममता बनर्जी के खिलाफ छात्रों का रोष। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन। राज्य सचिवालय नवान्ना का कर रहे हैं घेराव। छात्रों का प्रदर्शन रोकने की पुख्ता तैयारी। प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू की। 6000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात। सचिवालय जाने वाले रास्तों पर की बैरिकेडिंग। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट। वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत में जनजीवन प्रभावित। एहतियातन प्राथमिक विद्यालयों में की गई छुट्टी। लोगों से की गई घरों में ही रहने की अपील।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 18 सितंबर को 24 सीटों पर होने वाला है पहले चरण का मतदान। भाजपा 2 सितंबर से चलाएगी नए सिरे से विशेष सदस्यता अभियान। मौजूदा सदस्यों को भी दी जाएगी दोबारा सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता देकर करेंगे इस अभियान की शुरुआत। कर्नाटक में जमीन घोटाले उजागर होने का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर भी आरोप। खड़गे परिवार पर इंडस्ट्रियल जमीन हथियाने का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कर दिया साफ, बीजेपी में होंगे शामिल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई के बीजेपी में आने का किया दावा। कोल्हान के कद्दावर नेता चंपई की बगावत सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ा सकती है चुनौती। तो ये थी इस समय की इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और उसी पर आज की हम खास चर्चा करने वाले हैं कि बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र समाज मार्च पर उतर आया है कोलकाता की सड़कों पर। कोलकाता में छात्रों का यह प्रचंड प्रदर्शन बेटी के इंसाफ के लिए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश बनकर उभरा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में छात्र नबन्ना मार्च निकाल रहे हैं। बंगाल सरकार के सचिवालय तक निकाले जाने वाले इस मार्च को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने जबरदस्त प्रतिरोध पैदा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस इसे गैर कानूनी बताने की कोशिश में है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कभी स्ट्रीट फाइटर के नाम से मशहूर हुआ करती थी। इसी तरह के आंदोलन से तो वो सत्ता में आई थी। आज उनकी पुलिस हजारों की संख्या में उतरकर छात्र आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले छात्रों के धरने प्रदर्शन को रोकने और बल प्रयोग को लेकर ममता सरकार को खबरदार किया था, लेकिन छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस आंसू के गैस के गोले तक छोड़ रही है। क्या ममता सरकार पैनिक स्थिति में है, घबराई हुई है? पहले मेडिकल कॉलेज के छात्रों को धरने से जबरन हटाया गया, आज पुलिस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बेटी के इंसाफ के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, और लोकतंत्र और संविधान वाले जो लेकर घूमा करते हैं वो सभी खामोश हैं। बर्बर तरीके से एक डॉक्टर की रेप और हत्या पर इंडी गठबंधन की खामोशी लोकतंत्र में एक मिसाल कायम कर रही है क्या? सिर्फ सत्ता और सियासत के लिए एक बेटी की हत्या पर सियासी दलों की खामोशी मानवता को शर्मसार कर रही है। संदेश खाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक हर रेप की घटना को सियासी चश्मे से देखने की आदि ममता सरकार ने बेटियों के साथ इंसाफ को लेकर क्रूरता दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस केस में ममता सरकार को फटकार लगाई थी। पीड़ित परिवार को यह बताना कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, फिर इंसाफ की गुंजाइश कहां रह जाती है? रेप और हत्या के इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे भी होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ममता की निष्क्रियता ने प्रशासन को हास्यास्पद बना दिया है। इसीलिए बीजेपी उनको निर्ममता बनर्जी भी करार दे देती है। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने अपील की है कि रेप और मर्डर केस के बाद फूटे आक्रोश के बाद लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। Of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have a silent majority.
not silenced majority, not silenced majority. Remember that. और उधर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने तो अलग ही राग छेड़ दिया है। उन्होंने राज्य की विपक्षी दल भाजपा पर तो निशाना साधा ही, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को भी निशाने पर ले लिया। उनका दावा है कि टीएमसी की सरकार के खिलाफ सभी दल मिलकर साजिश कर रहे हैं। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। कुणाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई है, जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं, एविडेंस खत्म कर देंगे। ये जो बातें आपने सुनी, ये दरअसल पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष की थी, जो उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि पुलिस को विरोध प्रदर्शन को कब वैध और अवैध कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकता है। और इन सब के बीच भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है। तानाशाह ममता को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जब जब ममता बनर्जी डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं, और पुलिस को आगे करना था अपराधियों के लिए, पुलिस को आगे करा जा रहा है कुचलने के लिए। एक संवैधानिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, जो चीख चीख के कह रहा है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, ये तानाशाह है, ये वो निर्ममता बनर्जी है जिसके राज में महिला सुरक्षित नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में इस समय उबाल है और उस उबाल में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो प्रदर्शन गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, मत रोकिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि नहीं, ये तो गैर कानूनी है और रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में अनुजा कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मैम। और हमारे साथ अनिंद्या सिन्हा रॉय, टीएमसी के समर्थक हैं, बहुत बहुत स्वागत अनिंद्या जी आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी भी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। पहले उन्हीं से अपडेट मैं ले लेता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्रसेनजीत दा, इस समय की क्या स्थिति है? क्या पूरी तरह से गैर कानूनी करार दे करके और गैर कानूनी चीजों पर जितना ताकत का प्रयोग पुलिस कर सकती है, उतना ताकत का पुलिस कर रही है क्या छात्रों के ऊपर, प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर? चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, लेकिन पुलिस तो गैर कानूनी करार दे करके ताकत का पूरा प्रदर्शन करेगी उनके ऊपर। देखिए लालचंद, आज करीब 7-8 जगह पर पुलिस ने जिस तरह की ताकत प्रदर्शन की है, वो अगर 14-15 अगस्त रात को 12:20 पर आरजी कौर की आसपास या उसके अंदर दिखाते तो शायद आज जो पूरे देश में या पूरे बंगाल में, पूरे कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है, उस आक्रोश में कुछ कमी दिखाई देता। बिल्कुल। आज लोग प्रदर्शन करने के लिए आए, बेटी का जस्टिस के लिए आए, तो इनके ऊपर जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से यहाँ पे फोर्ट बनाया गया, किला बनाया गया। देखिए बाजू में फोर्ट विलियम है, हम जानते हैं कि फोर्ट विलियम है, तो उस फोर्ट विलियम की तरह पूरे कोलकाता को फोर्ट बनाया गया। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ फोर्ट था और यहाँ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का बनाया हुआ फोर्ट है। तो पिछले 4-5 घंटा यही चलता रहा। अभी थोड़ा सा शांत है, लेकिन अभी भी मेरा समझ में नहीं आया कि इस तरह की ताकत प्रदर्शन करने का क्या जरूरत था। अगर भाजपा बोल के कोई पार्टी कोलकाता में है ही नहीं,
तृणमूल वामपंथी बोल के कोई पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस बोल के कोई पार्टी है ही नहीं, अरे जनता की आक्रोश है ही नहीं, तो फिर इस तरह की शक्ति प्रदर्शन का क्या जरूरत था? नहीं, पार्टी को आइडेंटिफाई तो करते हैं, वो कहते हैं राम वाम कांग्रेस सब लोग मिल गए हैं और सब लोग मिल करके ये मतलब एक मामला जो उनका कहना है कि तो देश में होता ही रहता है इस तरह का, ये राम वाम और कांग्रेस मिल करके ममता सरकार को और पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, सब लोग इंडिया बना सकते हैं और अगर यहाँ पे राम बाम मिल जाए तो उसमें ऐतराज किस बात की है? यहाँ पे ये लोग बंगाल बना रहे, वैसे कुछ है नहीं। ये जो आज का प्रदर्शन है ये पूरी तरह से छात्र समाज की तरफ से ये कॉल दिया गया था। ठीक है। अब देखिए, मैं ये मानता हूँ, मेरे ख्याल से किसी को भी मानना चाहिए कि कोई इंसान एपॉलिटिकल नहीं होते हैं और कोई इंसान न्यूट्रल भी नहीं होता है। ये एपॉलिटिकल और न्यूट्रल ये दोनों शब्द डिक्शनरी से हटाना चाहिए। बिल्कुल। फिर भी मैं कह रहा हूं कि छात्र का आंदोलन, उसके ऊपर इस तरह की ताकत दिखाने का कोई जरूरत नहीं था। लालचंद जी, आपके पीछे जिस तरह की खामोशी और शांति दिखाई पड़ रही है ना दादा, उसको वो क्यों है, उसकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि वो जब इतना बल प्रयोग किया जाएगा तो आपके पीछे सुनसान सड़कें दिखाई पड़ रही हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा था कि जो कोई भी इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। कहाँ से इसमें गैर कानूनी नज़र आ गया, कहाँ से 163 लागू कर दिया। अभी तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि क्या ले दनादन पानी का बारिश कर रही है, आंसू के गोले छोड़ रही है कोलकाता की पुलिस। और दादा ने सही कहा, अगर पुलिस इसी तरह से बहादुर रहती ना तो शायद वो डॉक्टर बिटिया अभी जिंदा होती, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो आरोपी संजय रॉय है उसने उस रात बाइक पर घूम करके कई लड़कियों को छेड़ा था, उसके बाद आकर के मर्डर किया था। लाल जी, अभी जो दृश्य देखा है पश्चिम बंगाल में, खास करके कोलकाता का, तो आप ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने एक पैनिक बटन दबा दिया है। और ये ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी पैनिक क्यों है एक छात्र आंदोलन से और छात्र समाज का जो ये आंदोलन से, तो ये समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए भी है कि ममता बनर्जी के पैनिक को समझा जा सकता है कि उनके 18 साल के टेन्यूर में जी इस तरह का जो बंगाल में जो सारे समाज का जो एक तरह से मोह भंग हुआ है और एक आक्रोश पनपा है, उसको ममता बनर्जी पढ़ रही है। शायद जो दीवारों पे लिखा हुआ वो सारी इबारतें हैं उसको लगभग ममता बनर्जी पढ़ पा रही है। तजुर्बेकार नेता तो है ही। लेकिन ये सवाल है कि ये देश कम से कम ममता बनर्जी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा सकता है कि जो ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर के नाम से मशहूर है, इस तरह के आंदोलन, अगर प्रसेन जी दादा बताएंगे 90 के दशक में इसी तरह के आंदोलन को लेके ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस को लीड करते हुए वो पहुंची थी। वहीं जब बुद्धदेव भट्टाचार्य का उस समय में चीफ मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट में, वो सरकार के अगेंस्ट में उनके इस्तीफे लेके पहुंची थी और इतना तांडव मचाया था कि सरकार को, वामपंथी सरकार को गोली फायर करनी पड़ी थी। कई टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए थे। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी आंदोलन से निकली हुई है और आंदोलन से निकली हुई नेता अगर इस तरह के आंदोलन को लेके घबरा जाए, आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी से प्रयोग से लेके और सारे आंसू गैस से लेके ये सारे प्रयोग उनके पुलिस बल कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी घबरा गई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है लाल जी, बात जो सबसे ज्यादा दुख की बात है कि इस देश में हो क्या रहा है। सारे संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, क्या एक बेटी के इंसाफ के लिए निकला हुआ ये छात्र समाज है, उसके पक्ष में क्या बीजेपी, क्या वामपंथी, क्या इस नाम से कह के आप उससे अलग हो सकते हैं? ये सिर्फ एक बेटी के लिए इंसाफ है। अगर ममता बनर्जी डे फर्स्ट में बेटी के इंसाफ करते हुए दिखती तो शायद इस सड़क पे इतना बड़ा हंगामा ना होता, ना वहां जूनियर डॉक्टर जो है वो इतने दिनों से प्रोटेस्ट करते हुए दिखते। ठीक, बिल्कुल। मैं अब अनिंदिया जी के पास चलता हूं। अनिंदिया जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में जब कोई प्रोटेस्ट होता है, शाहीन बाग का हो, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का रहा हो, टीएमसी यहाँ आकर के समर्थन देती है, कहती है कि हाँ ये प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लोकतंत्र में तो ये होना ही चाहिए। ये वाली चीज कोलकाता में जाकर के कैसे दम तोड़ रही है? कोलकाता में ये गैर कानूनी कैसे हो जाती है जब एक बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां क्या लोकतंत्र नहीं है जो ये गैर कानूनी हो जाता है?
ओके, भाजपा का एक्स एमपी अर्जुन सिंह, जिसका उम्र है 56 ईयर, वो छात्र है। अच्छा, उनको दिखा गया मोर्चा पे, अभी भी दिखा रहा है, दूसरे चैनल पे दिखा रहा है। अर्जुन सिंह एक्स एमपी ऑफ भाजपा, वो छात्र नहीं है। देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्वक मोर्चा है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रहा है, सुनने को मिल रहा है कि 40 से ज्यादा पुलिस वाले इंजर्ड है। ये आप बोल रहे हैं सरकारी प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर रहा है, ये शांतिपूर्ण मोर्चा है? देखिए, हम भी चाहते हैं, ये बेटी मेरा बेटी है, मेरा भी बहन है, उसके हम भी चाहते हैं जस्टिस। अच्छा, एक बात बताइए तो, जस्टिस क्या पेड़ का फल है? जस्टिस कौन देगा? कौन देंगे? और ये जस्टिस देने वाला इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सीआईडी कर रहा है, सीबीआई कर रही है, सीबीआई कर रहा है। हाँ हाँ, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस है, और ममता बनर्जी के इधर क्यों ये लोग जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अति छोड़ना चाहिए? पहले तो जस्टिस चाहिए या कुर्सी छोड़ना चाहिए, ये समझ लीजिए। अगर कुर्सी छोड़ना चाहिए तो पहले वेस्ट बंगाल का बेटी बेटी है, यूपी का बेटी बेटी नहीं है, हजरत का बेटी बेटी नहीं है, सब बेटी बेटी ही है, बिल्कुल है। हाँ, तो वही तो। अब तब ये बताइए, बदलाव। लेकिन कुछ मामले इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है, सुओ मोटो। जी जी, आप बताइए, महाराष्ट्र में बदलाव जो हुआ वो भी सीरियस है, वो भी सीरियस है। हाई कोर्ट ने उसका भी स्वतः संज्ञान लिया था। तब तो एकनाथ शिंदे को पहले रिजाइन करना चाहिए था, है कि नहीं? अगर ममता बनर्जी को आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी रिजाइन करने से सब ठीक हो जाएगा, तब तो उनको पहले रिजाइन करना। रिजाइन मांगने का काम तो अनुजा कपूर जी की पार्टी का है, वो रिजाइन मांगे या जो भी करें, विपक्षी पार्टी के तौर पर उनका हक बनता है। मोर्चा का आज जो मोर्चा निकला है, इन लोगों का स्लोगन है ममता बनर्जी रिजाइन करो। ठीक है, प्रदर्शन में तो ये सब चीजें होती हैं। यहाँ मोदी तेरी कबर खुदेगी तक का नारा लगता है और उसका समर्थन किया जाता है। अनिंद्या जी, मोदी तेरी कबर खुदेगी का नारा प्रदर्शन में लगता है और उसका समर्थन भी लोग करते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन 2-3 चीजें आपको मैं कह देता हूं। आपकी बातों से मुझे लगा कि छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो आपने अर्जुन राय जी का नाम लिया ना, कि वो नेता शामिल नहीं हो सकते उस प्रदर्शन में, शायद आप ये कह रहे हैं। वो तो छात्र नहीं है, 56 ईयर के छात्र है वो। अगर ये छात्र आंदोलन है, ठीक है, तो 56 ईयर के छात्र है वो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, बोलिए तो। ठीक है, किसानों के प्रदर्शन में भी नेता पहुंचते थे अनंदिया जी, सारे के सारे नेता, वो भी किसान थोड़े थे ना। ठीक है, मैं अनुजा जी के पास लौटता हूं अनंदिया जी। ठीक, अनिंद्या जी लौटता हूं। अनुजा जी, आपने अनिंद्या जी को सुना, उन्होंने बोला कि भाई छात्रों के प्रदर्शन में तो बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं और उनको आपत्ति है कि वो वाला प्लाकार्ड क्यों लगाते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो छात्रों के प्रदर्शन में, ये क्यों? इसीलिए इन्होंने ये कह रहे हैं कि इसीलिए शायद गैर कानूनी करके, और उसके बाद पुलिस जो है ना पूरा टूट पड़ी है उनके ऊपर। जय श्री राम जी, नमस्ते। जी नमस्कार। मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, उनको जवाब तो शायद मिल ही गया होगा कि जब किसानों को जमीन पर देखा उन्होंने, तो उस पर ये लोग ही कूच कर बैठे थे और वहां जाकर अपना समर्थन दे दिए थे, और जिनमें से कोई किसान नहीं था। ये आपने बहुत अच्छी तरह से इनको समझा दिया। मैं समझना ये भी चाहती हूँ कि जो ये प्रोटेस्ट है, जब ये तो लड़की का, जब उस बच्ची का, हमारी निर्भया बंगाल की लड़की जो उसका बलात्कार हुआ, तब शुरू हो गया था। उस प्रोटेस्ट में सिविल प्रोटेस्ट, जो सिविलियंस के जो सिविल वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने जाकर क्या कहा था उन्हीं प्रोटेस्टर्स को, लड़कियों को, अगर यहाँ से नहीं हटोगी तो तुम्हारा रेप ऐसे ही कर देंगे, और ऐसा रेप होता वो आधी रात वाली धमकी का जिक्र कर रहे हैं ना, आधी रात वाली जो धमकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके उसके कुछ टाइम बाद वेंडलाइजर्स आ जाते हैं, और जिस खूनी रास्ते से ये करना चाह रहे थे, वहां के प्रोटेस्टर्स को मारना चाह रहे थे, आज कॉन्स्टिट्यूशन की जो हत्या हो गई, आज इन्हें सीआरपीसी याद आ गया, आज निर्ममता बनर्जी को आज कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या ये खुद कर रही है। सीआरपीसी के तहत फाइल करना चाहिए था एफआईआर। अनिंद्या जी के उस सवाल का आप जवाब दीजिए। अनुजा जी, अनिंद्या जी के उस सवाल का जवाब दीजिए कि आप ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही हैं। आपके महाराष्ट्र में सीएम ने तो इस्तीफा नहीं दिया, तो ममता बनर्जी से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं?
ममता बनर्जी से इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है। मैंने अनिंद्या जी आपकी बात मैंने रख दी है, उनसे जवाब ले रहा हूं। हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी जो है, इनका शक्ल कैसे जोर जोर से हिल रहा है, क्योंकि कितने खुश हैं। ये इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये इंडिया अलायंस के लोग जब भाजपा में कुछ होता है तो ये लोग रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। मणिपुर का रेजोल्यूशन निकाल लिया था विधानसभा में, आज तक कभी नहीं हुआ। मणिपुर का रेजोल्यूशन निकाल लिया ये ममता बनर्जी जी ने, और आज ये हम लोगों की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि होम मिनिस्टर आप हैं मैडम, हेल्थ मिनिस्टर आप हैं, आप हमसे अलग थी ना, आप हमसे अलग हैं। आप कहते हैं कि हमने नहीं किया, हमने सब कुछ करके दिखा दिया। महाराष्ट्र में जो करना था हमने फौरन उसी दौरान, तुम आपके जिस तरीके का प्रदर्शन है उस प्रदर्शन पर हमने लाठियां चार्ज और इस तरीके से सिचुएशंस को नहीं लेकर आए। एकनाथ शिंदे, ठीक है, फेरेंडस ने, उन्होंने सबने मिलकर एक साथ सिचुएशन को हैंडल करा। पर मैं एक और बात बताऊं लालचंद जी, आज जो इंडिया अलायंस मौन व्रत धारण करके बैठी है ना, ये साबित कर रही है, ये साबित कर रही है ठीक है, मिनी ठीक है, ठीक बांग्लादेश बन चुका है। है। ये सवाल, लेकिन ये सवाल जो है अनुजा जी, मैं प्रसेनजीत दा आपका रुख कर रहा हूं। प्रसेनजीत दा, ये सवाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर तो नहीं है, वो गिरोह कहां है? कोलकाता की सड़कों पर वो गिरोह, वो गैंग आपको दिखाई पड़ रहा है जो हमेशा कहता है कि लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं, कैंडल मार्च निकालता है और तमाम तरह के जो है अभियान चलाता है। वो आंदोलन जीवी कोलकाता की सड़कों पर हैं कि नहीं है प्रसेनजीत दा? नहीं, दो बातें मैं लालचंद यहाँ पे तुरंत छोटा करके बता दूं। एक तो है कि ये आंदोलन जीवी जब कह ही रहे हैं तो ये आंदोलन जीवियों का जो भाता जीवी हिसाब से ये लोग जिंदा रहते हैं, आजकल भाता मिल गया है, आंदोलन बंद हो गया है। ये इसकी इन लोगों के बारे में जितना कम बोला जाए इतना ही अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात ये मैं बताऊं कि ममता बनर्जी का प्रॉब्लम क्या है कि ममता बनर्जी भारत का एकमात्र नेता है। मैं बार बार जो कहने की इतिहास की विषय है, ये पॉलिटिकल साइंस की विषय है। ममता बनर्जी भारत का एकमात्र नेता जिनके खिलाफ कभी किसी ने उंगली नहीं उठाया और जिनके खिलाफ कभी कोई पत्रकार भी उंगली नहीं उठाने का साहस किया है। ये पहली बार हुआ है कि बंगाल की आम जनता ममता के ऊपर एकदम आंखों के ऊपर उंगली उठा के सवाल पूछा है। एक प्रोफेसर हाँ, मैंने वही कह रहा हूँ, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, हजारों उदाहरण जो किसी को मालूम नहीं है। हम लोग झेलते हैं पत्रकारिता करते हमको पता है। तो आज ममता बनर्जी का सिलेबस में ये नहीं है कि जनता उंगली उठाने से उसको किस तरह से दबाया हट जाए। वो एक पत्रकार को तो दबा सकती है, वो एक प्रोफेसर को तो दबा सकती है, किसी को भी माओवादी बोल के उनको दाग दे सकती है और खुद माओवादी के साथ बैठ के राजनीति कर सकती है। लेकिन जनता जब सवाल पूछती है उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए ये सब हंगामा हो रहा है। ठीक है विनोद जी, सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी को क्या एक एडवांटेज मिल रहा है विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से, और जो हम बोलते हैं इकोसिस्टम के लोगों की तरफ से ममता बनर्जी को कोई ना कोई एडवांटेज मिल रहा है, और इस एडवांटेज के बावजूद उनमें ये घबराहट है जिसकी वजह से इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। जी, अभी आप बात कर रहे थे टीएमसी के अपने प्रवक्ता से, तो मैं टीएमसी के समर्थक से, टीएमसी के समर्थक से, तो मुझे लगा कि शायद ही इतने ही जो असंवेदनशील जो ममता बनर्जी है उससे भी ज़्यादा हमारे ये शुभचिंतक हैं टीएमसी के। अब ये देखिए कि वो जो कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग घटना की देश में और अलग अलग घटनाओं से, पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि ये पश्चिम बंगाल को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसी पश्चिम बंगाल में साल भर में दर्जनों इस तरह की रैलियां, प्रदर्शन, विरोध, ये सारी चीजें होती रहती है। आपने देखा होगा एक एक प्रदर्शन में सरकार की, भारत सरकार की कई रेलों में पटरियों को उखाड़ने से लेके अब डिब्बों को जलाने की घटना भी आपने देखा होगा। किस मुद्दे पे प्रदर्शन हुआ ये लोगों ने जाना नहीं, लेकिन क्या मजाल बंगाल की पुलिस एक बार पलक भी झपक ले, क्या मजाल की बंगाल पुलिस जो एक बार टीयर गैस चला दे। क्या शर्म की बात होनी चाहिए। जिस बंगाल में इतने वायलेंट प्रदर्शन होते रहे हैं, इतने वायलेंट प्रदर्शन के आंदोलन का नाम दिया जाता रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति को वहां फूंक दिया जाता है, उसमें वहां की पुलिस मौन होती है। और एक छात्र का यहां एक विरोध प्रदर्शन क्या शुरू हुआ कि सचिवालय चलो का,
तो इस प्रदर्शन से ममता बनर्जी इतनी घबराई कि पूरे कलकत्ता को उन्होंने किला बना दिया। किला बनाने के साथ साथ आप ये देखिए कि किस तरह से कितने हजार छात्र होंगे, उसके लिए 6000 से ज्यादा पुलिस फोर्स खड़ा कर दिया। उसके बाद आप देखिए किस तरह से आंसू गैस, लाठी बरसाते हुए पुलिस से, पानी के बौछार करते हुए पुलिस से, क्या मजाक है। इसी बंगाल में लोगों ने देखा है किस तरह से आग लगाई जाती है, तो बहुत दिन दूर नहीं है। क्या कर रही थी आपकी पुलिस तब? और आज आप ये देखिए कि एक छात्र का प्रदर्शन नहीं हुआ तो इतने सरकार ने इसको ऐसे ले लिया, ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश का सत्ता उनका हिलने के लिए तैयार है। सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को इतना गैर जिम्मेदारी तरीके से मत कहिए। इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक पूरी बात कर दूं कि ये ममता सरकार को रिजिग्नेशन इसलिए मांगा जा रहा है ममता बनर्जी से कि अगर उस लेडी डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर हुआ और उसके माता पिता को कहा गया हॉस्पिटल से कि तुम्हारी बेटी सुसाइड कर ली है, तो ये सरकार को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अब तो कम से कम 15 दिन हो गए। कई सवाल और भी हैं, लेकिन अनिंदिया जी, क्या ममता बनर्जी सरकार में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में इतनी ज्यादा घबराहट हो गई है कि जिस पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन आमतौर पर चलता ही रहता है, उसमें एक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है सरकार और पुलिस? लाल जी, मैं एक बात पहले कह देता हूं, एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है बंगाल इज द मोस्ट सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, एनसीआरबी रिपोर्ट में है, देख लीजिएगा। एक नंबर 2, मोर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन शांतिपूर्ण मोर्चा करो। इतना बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रहा है, जो पत्थर फेंक रहा था वो कश्मीर में, वो बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रहा है। ये सब आतंकवादी है क्या? पत्थर क्यों फेंक रहा है पुलिस के ऊपर? 40 पुलिस एक पर्सनल इंजर्ड है, अभी तक मुझे खबर मिला है। और सरकारी प्रॉपर्टी आप तोड़-फोड़ कर रहा है और बोल रहे शांतिपूर्ण मोर्चा चाह रहा है। भाई, शांतिपूर्ण मोर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन मोर्चा के नाम पे, शांतिपूर्ण मोर्चा के नाम पे दंगा फसाद करोगे तो क्या करेंगे? आम आदमी का परेशान हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें ना अपडेट लेता हूं प्रसेनजीत दा से। प्रसेनजीत दा, हमने ये तो सुना था कि वहां रामनवमी के जुलूस पे पत्थर चलते हैं, क्या आज भी वहां पत्थर चला है क्या, जैसा अनिंदिया जी बोल रहे हैं? नहीं लालचाँद, ये विनोद जी ने जो कुछ भी कहा, अनिंदो जी ने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है। मैं सीधी तरह से बताता हूँ, विनोद जी थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताने की कोशिश किए हैं। मैं अनिंदो जी को पूछना चाहता हूँ कि जो सीएए का आंदोलन में हुआ है, वो क्या वो लोग टेररिस्ट थे? आप बता दीजिए कि मुर्शिदाबाद में और बाकी जगह पे जो कुछ भी हुआ वो टेररिस्ट अगर नहीं थे तो ये लोग टेररिस्ट कैसे हो गया? एक मिनट। दूसरी बात, जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बारे में हुआ था, उस समय पे जो कुछ भी हुआ था, अनिंदो जी, आपने उसको टेररिज्म कहते हो और क्या कहते हो? आपकी कौन सी पुलिस उस समय पे वाटर कैनन चलाया और लाठी चलाया? मुझे जरा याद दिला के दे दीजिए तो। मुश्किल है कि हम पत्रकारिता सब जगह पे रहते हैं और आप जैसे झूठ नहीं बोल पाते। अनिंदिया जी का छोटा सा जवाब, उसके बाद अनुजा जी। अनिंदिया जी बोलिए। आपको भी पता है आज कितना मोर्चा जो निकला है, अर्जुन सिंह, और जो मोर्चा निकला है वो आरएसएस का है, बीजेपी का है। वो लोग को कुर्सी चाहिए, वो डेमोक्रेटिक वे में कुर्सी नहीं मांग सकते, क्योंकि तो आप क्या कह रहे हैं कि बाकी लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, बीजेपी और आरएसएस नहीं कर सकती वहां पर? अरे जो सवाल है, सवाल का तो जवाब दीजिए। शांति, हम तो वही दे रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, दंगा फसाद मत करो, तुम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुजा जी कुछ काउंटर करना चाहिए। अनुजा जी बोलिए। मैं एक बारी अपने भाई को ये बात बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ वो शांतिपूर्ण था। वहां पर आप क्या कहेंगे? उसको आप प्रोटेस्ट कहेंगे, उसको आप कहेंगे हक की लड़ाई। आज वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उस प्रोटेस्ट को आप कहेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां भाजपा है, वहां राम है, वहां वाम है। हाँ, आज आप यहाँ बात छोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, संदीप घोष जैसा आदमी, उसको आपने ओएसडी दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया, उस पुलिस कमिश्नर को अभी तक हटाया नहीं, उस डीजीपी को अभी तक हटाया नहीं। रेजिग्नेशन की जो शुरुआत है ना, वो यहाँ से जो नग्न हालत में 15 किलोमीटर तक ये संजय रॉय जो है वो पुलिस कमिश्नर की बाइक में घूमता रहा। उसको पूछने की बात है
यही तो सवाल उठ रहे हैं, यही तो सवाल उठ रहे हैं कि काश पश्चिम बंगाल पुलिस उस समय मुस्तैदी दिखाती तो शायद डॉक्टर बिटिया जिंदा होती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा जी, अनिंदिया जी और प्रसेनजीत दा और विनोद जी, आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो भी चाहे कितनी भी घबराहट हो, लेकिन पश्चिम बंगाल और कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल से जो आवाज उठी है वो आवाज इतनी आसानी से दबने वाली तो नहीं है। सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच में इंसाफ की मांग भी चलती रहेगी, हम भी मुद्दे को उठाते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की। क्यों? क्योंकि वहां पर 370 हटने के बाद से पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो सियासी हलचल तेज है जम्मू कश्मीर में। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के नामांकन के लिए महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती सहित कई लोगों ने पर्चा दाखिल किया। तो जाहिर है कि सभी पार्टियों ने सीटों को लेकर फंसे हुए पेंच को सुलझाने में तेजी दिखाई है। भारी कयासों के बाद आखिरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सीट शेयरिंग तय कर लिया है, और इस समझौते के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर दोनों पार्टियों में फ्रेंडली फाइट, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं, वो चलेगी। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी को हराने के लिए जम्मू कश्मीर में इस समझौते पर आई है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का अब्दुल्ला परिवार के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कारा कहते हैं कि हमने विभाजनकारी शक्तियों को रोकने के लिए यह गठबंधन किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर है कई नए वोटर्स भी आए हैं, तो SC/ST के लिए सीटें भी आरक्षित हुई हैं। इस बीच बीजेपी ने अपने पहली सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि 50 और नाम बीजेपी ने तय तो कर लिया है, और 29 अगस्त की मीटिंग में इसका भी ऐलान हो सकता है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की भी बड़ी उत्सुकता है। तो देखना यह है कि 1 अक्टूबर को सत्ता की बागडोर आवाम आखिरकार किसको सौंपती है। इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, हम उन्हीं के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़ें जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं, उनसे लड़ेगा। और वही भाजपा के नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी को है। जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना
राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है। और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो वही है, फिर भाजपा का विश्वास कैसे किया जाए। Bharatiya Janata Party had alliance with the National Conference earlier. They had alliance with the PDP earlier. National Conference, the same old National Conference is still National Conference. Same old PDP is still PDP. They had alliance with both the parties with the same program. Every political party have their own programs, their own manifesto, their own promises. We have our own promises, our own manifesto. When we are forming the government, there will be a common minimum program. तो कांग्रेस तर्क दे रही है कि वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही पीडीपी है, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है करने में, पहले भी करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये तर्क कहां तक जायज है? बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद जी, ये तर्क चलेगा क्या? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, बात यह है कि सही बात है, वही अब्दुल्ला वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके प्रति कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ये भी बात है, वही पीडीपी है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार तो आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको फिर से बहाल करने का वादा किया है। तो कांग्रेस इस पर अपनी स्थिति को साफ ना करके कह रही है कि इन लोगों से तो पहले बीजेपी ने भी गठबंधन किया हुआ है। लाल जी, इस सवाल का जवाब आपको जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, कश्मीर में कि आर्टिकल 370 जब हटा था तो वो सारे कश्मीर रीजन के जो पार्टी थे, सारे पार्टियों ने मिलकर एक गुपकार एलायंस बनाया था। अब वो गुपकार एलायंस में महबूबा मुफ्ती भी थी, फारूक अब्दुल्ला भी थे, सीपीएम के भी लोग थे और जो वहाँ की रीजनल छोटी छोटी पार्टियां थी, सारी पार्टियां थी। उस गुपकार एलायंस में कांग्रेस भी थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस कश्मीर से दिल्ली आती थी जी, तो वो सीधे गुपकार एलायंस के बारे में अपना ऐसा रुख बनाती थी कि जैसे वो जानते भी नहीं हो। और गुपकार एलायंस का सीधे सीधे आर्टिकल 370 और 35 की वापसी के लिए जो एक उनका स्ट्रगल है, उसकी बात वो कहते रहे थे। अब यही बात अगर उमर अब्दुल्ला ने कल कहा है कि भाई हमारा कांग्रेस के हमारे जो भी मैनिफेस्टो है उसको कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया है, तो कश्मीर में कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि हमारे मैनिफेस्टो को कांग्रेस पार्टी के किसी छोटे बड़े नेता ने विरोध नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी का ये तर्क कैसे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जब आए तो कहे कि हमें उमर अब्दुल्ला के एजेंडे पे, उनके नैरेटिव पे, उनके मैनिफेस्टो पे नहीं जाना, हमें उसका पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। तो ये सारी चीजें आप एक तरह से जनता को गुमराह करते हैं। आप जनता को ये जो बताने के लिए जब आप बताते हैं कि भाई आपको सीधे सीधे सत्ता चाहिए और सत्ता में आपका जो है रोल इतना छोटा हो गया है कि अगर 52 सीट पे फारूक अब्दुल्ला खुद उनकी पार्टी लड़ रही है तो वो खुद अपनी बहुमत से सरकार बना लेंगे। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो फिर कांग्रेस की वहां जरूरत क्या पड़ेगी? तो कांग्रेस की जरूरत वहां सीधे सीधे बीजेपी को वहां चोट पहुंचाना है, जम्मू रीजन में और अपर रीच में, इन सारी जगहों पे जहां जहां बीजेपी को चोट पहुंच सके, जहां जहां बीजेपी को वोट को काट सके, तो शायद एनसी को ये एक वाजिब मुझे लगता है कि इस समीकरण में, इस अलायंस में एक फायदा जरूर दिखता है। ठीक है, मैं हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर डार भी जुड़ गए हैं। मैं शबीर डार से एक अपडेट जरूर लेना चाहूंगा। शबीर, ये बताइए, इस बार गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, अब तो नहीं है कांग्रेस में, इस बार उनका क्या रोल दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में? कुछ उनकी पार्टी लड़ रही है, उनके बारे में क्या अपडेट है? वो एक्टिव हैं? जी बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद जो है वो खुद भी एक्टिव है और उनकी पार्टी भी एक्टिव है। उनके जो है उस फेज में जो जिसकी नॉमिनेशन आज लास्ट डेट है, उसके पार्टी से भी कई लोगों ने जो है नॉमिनेशन भरे हैं। इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन में हैं। अब यह है कि जब आज़ाद साहब आए थे, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी, तो उस टाइम पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई दिग्गज नेता जो है उनसे जुड़े थे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि शायद उनको वहाँ पे उसके साथ अपने पॉलिटिकल फॉर्चून ज़्यादा नहीं दिखा, तो उन्होंने फिर से स्विच साइड्स किए हैं, फिर से वहाँ इधर उधर गए हैं। तो अब जो आज़ाद साहब के साथ है, कुछ फॉर्मर एमएलएज हैं जो कांग्रेस के सरकार के साथ कुछ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो इस वक्त इन फ्रे हैं। उन्होंने फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में जो भी 24 सीटों की आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन था, उसमें से कहीं कुछ
सीनियर नेताओं ने नॉमिनेशन भरे हैं। तो जम्मू साइड से भी और कश्मीर साइड से भी दोनों वो और उस पार्टी का ये भी दावा है कि वो पूरे जो है जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। क्योंकि आजाद साहब की एक इमेज रही है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वो एक डेवलपमेंट लीडर के नाम से माने जाते हैं। उसके दौर में जो उन्होंने कुछ काम किए हैं वो अभी भी लोगों को याद है। तो स्वयं आजाद साहब के चेहरे को या आजाद साहब की जो परफॉर्मेंस रही है उसको देखकर जाहिर सी बात है वो एक अच्छे कंटेंडर के हिसाब से उसकी पार्टी जो है फील्ड में रहेगी। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी विनोद जी। गुलाम जी मुझे बस ये आजाद साहब की बात वो कर रहे थे, सही बात है कि कम से कम जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद एक ऐसा नेता थे कांग्रेस के जो पिछले आप 30-40 साल की कांग्रेस की राजनीति को देखें तो उसके एकदम सेंटर पॉइंट में आजाद साहब उसके एक ब्रांड एम्बेसडर कश्मीर के थे, चीफ मिनिस्टर, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो आप कह सकते हैं कि संगठन पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी कांग्रेस में। अब क्या हाल है कांग्रेस का वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो मैं एक चीज कहने जा रहा था आप ही के इस पूरे रिपोर्ट के साथ में कि क्या इस बार जो इलेक्शन कैंपेन का जो शुरू होगा, सारे पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों का तो ऐलान कर दिया है, राहुल गांधी भी अपने पार्टी से स्टार प्रचारक होंगे, क्या इस बार वो पॉकेट में कश्मीर जाते समय में या जम्मू कश्मीर जाते समय में संविधान रखेंगे कॉपी? बहुत इंपॉर्टेंट। और वो संविधान को रख के वहां जम्मू कश्मीर में बताएंगे कि इस संविधान का अपमान हुआ है, इस संविधान को छीना जा रहा है। क्या वो दलितों के बीच में जाके कहेंगे कि आपका आरक्षण जो है वो छीना जा रहा है, जिसने रोक रखा था, जिसने रोक रखा था, सही बात है। ओबीसी को कहेंगे कि हम यहाँ जाति गणना कराने के लिए आए हैं, इसमें 90-10 का मामला है। तो ये बात भी इस देश को शायद एक इंटरेस्टिंग होगा कि राहुल गांधी इस बार जब जम्मू कश्मीर जाएंगे चुनाव प्रचार में तो अपने पॉकेट में संविधान रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन रखते हैं या नहीं रखते हैं विनोद जी, ये हम लोग बताने के लिए है ना, बताते ही रहेंगे, उठाते ही रहेंगे और शब्बीर को भी जोड़कर अपडेट लेते रहेंगे कि कहीं दिखी वो संविधान वाली किताब। फिलहाल शुक्रिया शब्बीर जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब हम रुख करेंगे कर्नाटक का, क्योंकि कर्नाटक से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि सीएम सिद्धारमैया के ऊपर बड़ा घोटाले जमीन का तो आरोप था ही, अब खरगे परिवार, मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार पर भी जमीन घोटाले का आरोप लग रहा है। तो जमीन घोटाले का उजागर होने का सिलसिला जारी है कर्नाटक में। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार पर भी आरोप है। खरगे परिवार पर इंडस्ट्रियल जमीन को हथिया लेने का आरोप लग रहा है। कर्नाटक सरकार का हालांकि दावा है कि ये तो नियम के तहत खरगे परिवार को जमीन मिली है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पर भी आप याद कीजिए मुड़ा जमीन घोटाले का आरोप लग चुका है। तो वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तो बनते ही भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू हो जाता है। राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से एक बार फिर से इस्तीफा मांग लिया है। तो पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राज में मुड़ा घोटाला का मामला आया, अब मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार के सदस्य को एससी कोटे में 5 एकड़ जमीन आवंटित हो गया, ऐसा आरोप है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ये नाम है, उसमें पहला नाम मल्लिकार्जुन खरगे और राधा कृष्णन उनके दामाद हैं, उनकी पत्नी प्रियांक खरगे जो उनके पुत्र हैं, राहुल खरगे, ये सब सदस्य हैं उसमें। तो प्रदेश के संसाधन क्या परिवार को दिया जा रहा है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से तुरंत इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रियांक खरगे और मल्लिकार्जुन खरगे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्यायवाची है। पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी नाक के नीचे मूडा स्कैम होता है, इसके साथ वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम होता है, अब सामने आया है हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है और इस पार्क में अलॉटमेंट होने थे वहां की जनता के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जिसकी सूची मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी घबरा जाएंगे, एससी कोटे में, साधारण वर्ग में नहीं, एससी कोटे में
इनको एक 5 एकड़ का लैंड अलॉट होता है। वहीं कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने प्रियांक खरगे से पूछा कि करोड़ों की जमीन उन्हें कैसे मिल गई। 5 acres of civic amenities plot, the plot which is right next to Bangalore International Airport. This plot is worth crores. It's very valuable land. My question is, if at all government wanted to allot this property, how many applicants were there who were interested in the CA plot? Why only Kharge Family's Trust was chosen for the allotment? तो प्रियांक खरगे ने जवाब देते हुए कहा कि यह जमीन कारोबारी नहीं है और ना ही ये मुनाफे के लिए है। BJP can say what they want, but they also have to tell in front of the people, right? How is this illegal or what is illegal about it? Okay, it's a CA site. The half-wit BJP is not even able to understand it is not an industrial plot meant for industry. It is not for profit. It's an educational thing. And very clearly, the trust which has been there for more than 2 decades have been running educational institutions, and that is what it is for. And CA sites, I am not sure if BJP knows the law of the land, CA sites are bought. They are not either auctioned, nor are they subsidized, nor has the trust asked for any deferred payment. बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा इस खबर पर जुड़ गई है। शुभा, पहले सीएम के फैमिली पर आरोप और अब खरगे फैमिली पर ये घोटाले का आरोप। प्रियांक खरगे जो जवाब दे रहे हैं, क्या ये जवाब चलेगा? विल इट वर्क? प्रियांक खरगे अभी जो इन्होंने जवाब कहा है एजुकेशन ट्रस्ट के लिए, जिन्होंने 5 एकड़ जमीन को लॉट किया, पर उस प्लॉट पर पे एजुकेशन कैसे चल रहा है और एजुकेशन के बारे में लोगों के लिए जो प्रियांक खरगे और जी बोलिए देख सकते हैं उनके बोलिए शुभा। देख सकते हैं उनके अगर नीति हो तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए, भलाई के लिए और एससी फंड से जो इन्होंने प्लॉट अलॉटमेंट किया है वो सिर्फ हकदार जो है एससी लोग था, लेकिन इन्होंने एससी लोगों के ज़मीन में अपने एजुकेशन ट्रस्ट का निर्माण किया। उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए भी जिन्होंने फीस का अलॉटमेंट किया, जो लोगों के लिए भी फीस ले रहे हैं और सरकार के ज़मीन जो एससी कोटा में है, एससी कोटा से ज़मीन लेकर इन्होंने बच्चों से ही फीस लेकर इन्होंने अपने शिक्षण ट्रस्ट चला रहे हैं। हम सवाल उठे तो अभी देख सकते हैं वो उनको एससी फंड के एससी जो जमीन जो दिया है, ना केवल प्रियांक खरगे और मल्लिकार्जुन खरगे, इनका सारा परिवार का जिन्होंने सिग्नेचर किया, डॉक्यूमेंट किया, वो सारे हम देख सकते हैं उनके ही परिवार के लोग हैं, ना केवल बाहर का लोग है, ना अगर लोगों के लिए जो अच्छा था उन लोगों के लिए नहीं है, फिलहाल थैंक यू शुभा। फिलहाल के लिए आगे फिर हम कभी इस मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभा। और अब रुख करेंगे झारखंड का, जहां चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। वो शामिल होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई के बीजेपी में आने का दावा किया है। कोल्हान के कद्दावर नेता चंपई की बगावत हेमंत सोरेन को कितनी भारी पड़ सकती है, उनकी चुनौती को बढ़ा सकती है। बड़ा सवाल यह भी है कि हेमंत सोरेन क्यों नहीं रख पाए वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में, यह सवाल है। चंपई सोरेन ने बतौर सीएम अच्छा तो काम किया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने उनसे कुर्सी वापस ले ली। तो क्या जेएमएम का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन और उनका परिवार ही? यह बड़ा सवाल तो उठता है। तो चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताते हुए कहा कि वो 30 सितंबर को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हो गया है। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, सामाजिक का कमी
और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का सीधे जुड़ते हैं रांची में मौजूद हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार से। दिवाकर, कंफर्म माना जाए, हालांकि 30 सितंबर का टाइम बहुत ज्यादा टाइम है अभी, लेकिन क्या कंफर्म मान लिया जाए, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कह दिया है कि होंगे शामिल? निश्चित तौर पर ये एकदम क्लियर हो गया है। और जो सस्पेंस पिछले एक हफ्ते से झारखंड में बना हुआ था कि चंपई सोरेन, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार जब वो दिल्ली गए थे तभी ये कयास लगाए जा रहे थे और खुलकर उन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया था और एक जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ गई थी, या तो संगठन बनाएंगे, लेकिन वो बार बार ये चीज कह रहे थे कि हम अच्छे साथी के साथ जा सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर का टाइम क्यों? 30 सितंबर क्यों? 30 सितंबर नहीं है, 30 अगस्त है। अच्छा, 30 अगस्त है, ठीक है, इसीलिए करेक्शन हो गया। अच्छी बात। दिन नहीं है तो बहुत जल्दी 2 दिनों में, और झारखंड में वो तैयारियां भी शुरू हो गई है और लगातार वो पिछले एक हफ्ते से झारखंड का जो कोल्हान का इलाका, थोड़ा बैकड्रॉप बताएं कि आखिर चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में आना क्यों महत्वपूर्ण है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरीके से चुप्पी क्यों साध रखी है। चूंकि कोल्हान का जो इलाका है, कोल्हान में चंपई सोरेन को टाइगर के नाम से जाना जाता है और कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें आती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुला था, तो आप समझ सकते हैं कि कोल्हान जेएमएम के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जेएमएम 12 सीटें जीती। तो अगर चंपई सोरेन वहां से निकलकर, जो कि एकदम साफ हो गया है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जेएमएम के लिए और हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती है। किसी और दिन बढ़िया से विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर कर दिया कि 30 अगस्त को वो शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।